नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। और हमारे अपने तैयारी के लिए शारीरिक शिक्षा से जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नवोदय के केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान, यूपी, सबकी तैयारी के लिए जो हम अपना टेस्ट सीरीज चला, इस टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं कि मैं खुद से इसमें प्रश्न को सेट करता हूं। तो ये जो सीरीज चल रहा है, तो उसका आज हम 12वां सीरीज लेके आए हैं अपने टेस्ट सीरीज का। तो इसमें हम आइए अब देखते हैं। प्रश्न जो पत्र मैंने 12वां अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर किया था, उसी का सलूशन है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 11 था, उसमें एक अंतिम प्रश्न हम होमवर्क के रूप में दिए थे आप लोग को कि ये जो चित्र में एक्सरसाइज हो रहा है, वो एक्सरसाइज कौन सा है और वो किस प्रकार का, किस टाइप का एक्सरसाइज है। ठीक। तो इसमें जो चित्र दिखा रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो पुशअप कर रहा है। तो इससे पता चलता है ये एक्सरसाइज पुशअप है। लेकिन पुशअप भी 8 से 9 तरीके के होते हैं और सबका अपना अपना विशेषता होता है। लेकिन जो व्यक्ति जो ये पुशअप कर रहा है, इस प्रकार की पुशअप्स में जो ये टेबल पे पैर रख के कर रहा है, तो इसके लिए टेबल इस पुशअप में एकदम ज़रूरी होता है। और टेबल हो या बॉक्स हो, कोई या ऊंचा स्थान हो जिस पे पैर रख के हाथ को नीचे रखा जा सके। तो तो पुशअप्स में दो प्रकार के ऐसे पुशअप्स हैं, जैसे इंक्लाइन पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप। ये दोनों पुशअप्स में बॉक्स या टेबल ज़रूरी होता है पुशअप करने के लिए। इसमें जो इंक्लाइन पुशअप होता है, इसमें व्यक्ति टेबल पे हाथ रख के पैर को नीचे रख के पुशअप्स करता है। और जो डिक्लाइन पुशअप है, इसमें व्यक्ति पैर को टेबल पे और हाथ को नीचे रख के पुशअप करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर था, वो डिक्लाइन पुशअप था। अब आज का जो प्रश्न पत्र 12 था, उसका पहला सवाल था, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट से किस वर्ष सॉफ्ट बॉल थ्रो इवेंट को हटा दिया गया था। तो जो हमारा आफर यूथ फिटनेस टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल। ये एक यूथ फिटनेस टेस्ट था। तो पहले जब ये इस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें 7 इवेंट होता था। तो उसमें साथ साथ सॉफ्ट बॉल थ्रो भी था। लेकिन कुछ समय बाद इसको फिर से मॉडिफाई किया गया और इसमें से सॉफ्ट बॉल थ्रो हटा दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि सॉफ्ट बॉल थ्रो किस सन में हटाया गया? 1958, 1965, 1976, 1980, किस ईयर में? तो जो मैंने बताया कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर फिजिकल फिजिकल सॉरी, जो इसका फुल फॉर्म था, वो था अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक। तो इसकी जो एक अमेरिका के जो मिचिगन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम था मिचिगन, उसमें एक प्रोफेसर थे डॉक्टर पॉल हंसिकर। उन्होंने इस फिटनेस टेस्ट को इस्टेब्लिश किया था। और उस समय इन्होंने क्लास 12 यानी 12वीं तक के लड़कों को इकट्ठा किया, जिनकी संख्या लगभग 8500 के आसपास थी। उन्हीं को आधार बना के इन्होंने ये टेस्ट को इस्टेब्लिश किया। और उस समय यानी 1957 में इसमें 7 इवेंट थे। वो इवेंट थे, पुलअप्स थे बॉयज़ के लिए, सिटअप्स थे उसमें, पैर जो नी थी स्ट्रेट रहती थी। और 10x4 यार्ड शटल रन, 600 यार्ड रन था, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सॉफ्ट बॉल थ्रो और 50 यार्ड डैश रन था। तो ये हम ऑफर टेस्ट का अलग से जब टेस्ट एंड मेजरमेंट पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो उस पर इस टेस्ट के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसमें 7 इवेंट था। फिर ये जो टेस्ट है, इसको सन 1965 में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज कर दिया गया। और इसको 10 से 17 वर्ष के बच्चों पे इस टेस्ट को
प्रयोग किया गया, इस टेस्ट का प्रयोग किया गया, जिसमें से लगभग 10,000 लोगों पे ये टेस्ट किया गया, जिनकी उम्र 10 से 17 वर्ष के बीच थी 1965 में। फिर इस टेस्ट में मॉडिफाई किया गया सन 1976 में, और 1976 में इस टेस्ट से सॉफ्ट बॉल थ्रो इवेंट को हटा दिया गया, और इस टेस्ट में सिर्फ 6 टेस्ट ही रखे गए। पुलअप्स, सिटअप्स, 10x4 यार्ड शटल रन, 600 यार्ड रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 50 यार्ड डैश रन को शामिल रखा गया, और सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटा दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1976 है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। स्नायुबंध को खींचने या फट जाने को कहा जाता है। स्नायुबंध, इंग्लिश में इसको हम लिगामेंट कहते हैं, और इस इंग्लिश में सब लोग इसका नाम जानते हैं, लिगामेंट होता है। लिगामेंट का कार्य होता है जैसे दो बोन जहाँ पे जुड़ती हैं उन दोनों बोन को एक दूसरे से जोड़ के रखना, यानी एक रस्सी का काम करती है, दो हड्डियों को बांधे रखने का। और ये सिर्फ जोड़ों पे ही पाई जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, उसके साइड में जो भी दो हड्डियों को जोड़ने वाला एक तंतु है, फाइबर होता है, इसको हम लिगामेंट या स्नायुबंध कहते हैं। ये जब कोई जोड़ होता है अपने मैक्सिमम सीमा, जो अधिकतम सीमा होती है, तो उससे अधिक जब जोड़ में फैलाव होने लगता है, तो उस समय लिगामेंट्स पे जोर पड़ता है, और वो या तो उसकी रेशे टूट जाते हैं, या उसमें खिंचाव आ जाता है, या अपनी जगह से छोड़ देते हैं। तो इसको हम लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। तो प्रश्न जो पूछ रहा है कि जो इंजरी है वो किस टाइप का है, तो खींचने या फट जाने को कहते हैं। यानी कि जब हम लिगामेंट हमारा खिंच जाता है, फट जाता है, तो हमको वो किस प्रकार की चोट कहा जाता है। तो आपने चित्र में दूसरे चित्र जो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, उसमें जो है लिगामेंट का कटा हुआ दिखाई रहा है, और वो कौन सा लिगामेंट है, जो एशियल है, एचलिक लिगामेंट इसका नाम होता है। तो जब हम अगर स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि जब हमारी जो स्केलेटल मसल होती है वो बोन से जुड़ी होती है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो जब यानी कि स्ट्रेन, यानी कि इस प्रकार की इंजरी जो होती है हमारी बोन और मसल्स के बीच में होती है, यानी मसल इसमें स्ट्रेच कर जाता है, खिंच जाता है, या हड्डी को छोड़ देता है। तो इस स्थिति को हम स्ट्रेन कहते हैं। इसमें जो टेंडन होता है अपनी जगह को छोड़ देता है, तो इसलिए इसका नाम स्ट्रेच रखा गया। जैसे मसल का फट जाना हो जाता है, या कहीं ज़्यादा जर्क पड़ जाता है, तो वहाँ पे मसल्स क्या होते हैं कि सूजन आ जाती है, तो इसको स्ट्रेन करते हैं। अगर ऑप्शन सी हम मांसपेशी ऐंठन की बात करें, तो जो मांसपेशी ऐंठन होती है, इसको हम इंग्लिश में मसल क्रैम्प कहते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल इनबैलेंस के कारण होता है। शरीर में जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उसकी असंतुलन के कारण ये इंजरी मांसपेशी ऐंठन होती है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां होती है अपने आप, उसके अंदर बहुत ज़्यादा संकुचन होने लगता है, और उस संकुचन के कारण मांसपेशियां ऐंठने लगती है, सिकुड़न में आ जाता है, और उसको सही करने पर उसमें तनाव पैदा होने लगता है, और वहाँ पे मांसपेशी, जैसे कभी कभी हमारे हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां कस के तन जाती है, दर्द देने लगती है, तो वो एक मांसपेशी ऐंठन ही है। और इसका कारण होता है जैसे बदलते हुए जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। अचानक गर्म प्रदेश में गए या ठंडे प्रदेश में गए, पर्याप्त वार्म अप नहीं होता है, तो हमारी पिंडलियां दर्द करने लगती है दौड़ने के लिए। अगर व्यक्ति बिना वार्म अप किए दौड़ने लगता है, तो उसकी पिंडलियों में सिकुड़न टाइप के आने लगता है, जिससे लोग कहते हैं कि पकड़ ले रहा है, तो उसको मांसपेशी ऐंठन कहते हैं। या ज़्यादा थकान के बाद भी आप वर्क करते हो, तो ऐसी स्थिति में मांसपेशी ऐंठन होती है। अगर हम मांसपेशी खिंचाव की बात करें, तो ये मांसपेशी खिंचाव ही तो एक स्ट्रेन है, स्ट्रेन इंजरी है। इसमें मांसपेशियाँ क्या होती है, बोन को छोड़ देती है, हड्डी को छोड़ देती हैं,
या फट जाती हैं तो इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी, स्प्रेन। स्प्रेन जो चोटें होती है वो हमेशा जोड़ पे ही लगती हैं, क्योंकि ये चोटें लिगामेंट की खिंचाव या फट जाने की जो क्रिया होती है उसको ही हम स्प्रेन कहते हैं। इसमें जो होता है, जो बोन एक दूसरे को जोड़े रखती है, तंतु या फाइबर जो भी होता है, वो या तो ज़्यादा संकुचित हो जाती है या तो ज़्यादा खिंच जाती है, जिससे इस मांसपेशी के यानी कि जो हमारे लिगामेंट होते हैं इसके तंतु टूट जाते हैं और जो बोन होती है हमारी जोड़ों से हट जाती है। तो इस चोट को हम स्प्रेन कहते हैं। अब तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन बी, स्प्रेन होता है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पे जाते हैं। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन एक है, यानी कि ये फिजिकल एजुकेशन और तो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें पूछ रहा है दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन क्या है। यानी कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है खेलने के लिए तो उसके जो दर्शक होते हैं तो वो जो प्रोत्साहित करते हैं खिलाड़ी को खेलने के लिए, तो वो किस प्रकार का, जैसे कि ताली बजाना या नाम लेके जयकारा करना, तो इस प्रकार की जो मोटिवेशन देते हैं वो किस प्रकार का मोटिवेशन होता है, यानी वो किस प्रकार का मोटिवेशन है। तो अगर हम प्रोत्साहन जो शब्द है इसका मतलब वो जो होता है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय, अगर इसका हम डिफिनेशन देखें प्रोत्साहन का, तो प्रोत्साहन किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा किसी विशेष कार्य या गतिविधि करवाने के लिए प्रेरित या मोटिवेट करने की जो प्रक्रिया होती है प्रोत्साहन। यानी कि जैसे खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है खेलने के लिए, तो उसको तो वो इसका विशेष कार्य या गतिविधि करने जा रहा है खेल के मैदान में अपना स्किल परफॉर्मेंस करने के लिए, तो उसके लिए हम खड़ा होकर ताली बजाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये प्रक्रिया प्रोत्साहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो किस प्रकार का प्रोत्साहन है, सामाजिक प्रोत्साहन है, मौद्रिक प्रोत्साहन है, इनाम प्रोत्साहन है या सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन है। यदि हम देखें ऑप्शन ए बी सी का, तो सामाजिक, मौद्रिक, इनाम, ये प्रोत्साहन हम आमतौर पे देखे जाते हैं। जैसे कि कोई आदमी कोई कार्य कर दिया, जैसे कोविड-19 में लोग एक दूसरे को मदद के लिए आगे आ रहे थे, तो वो एक तो उ- तो उनके मदद के लिए कुछ लोग और आ जा रहे थे, तो वो एक तरह का सामाजिक प्रोत्साहन होता है। मौद्रिक प्रोत्साहन का मतलब कुछ लोग रुपए पैसे देकर उस काम करवाते थे, तो वो मौद्रिक प्रोत्साहन के रूप में होता है। और इनाम प्रोत्साहन के रूप में जैसे कोई काम करवाए और उसके बदले उसको पुरस्कृत किए, चाहे वो पैसा दे के या ट्रॉफी दे के या कुछ भी दे के, तो वो इनाम प्रोत्साहन हो गया। ये आम आम जीवन में भी इस तरह के प्रोत्साहन चलते रहते हैं। लेकिन जब अगर हम अपने फिजिकल एजुकेशन और खेल की बात करें, तो वहाँ का जो प्रोत्साहन होता है इस वो होता है ऑप्शन डी, सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन। क्योंकि जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो एक सामाजिक प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा। क्योंकि जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं। जैसे कि खेल में भी दो टीमें हो जाती हैं, तो उनके बीच दोनों टीम का एक ही उद्देश्य होता है कि मैच को जीतना होता है और दूसरे पक्ष को हराना होता है। तो प्रतिस्पर्धा का यही मतलब होता है कि जिसमें दो पक्ष हों और वो अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को पीछे करना है या उसको हराना ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो जब हम शारीरिक शिक्षा या खेल की बात करते हैं तो इसमें जो होता है कि हमेशा दो पक्ष जब खेल में मैदान में उतरते हैं तो उसमें जो व्यक्तिगत स्पर्धा जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, तो इस प्रकार की व्यक्तिगत हो जाती है। और जब हम टीम इवेंट जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी में उतरते हैं तो ये सामूहिक टीम बन जाती है। तो इसमें दोनों ओर से दो
एक एक टीमें होती दो, तो हर टीम सोचते है मैं जीतूं सामने वाला हारे। तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। किसी को किसी प्रकार की से आहत या चोट न पहुंचाया जाए, चाहे वो मार के हो चाहे अपने व्यवहार, क्योंकि इसमें व्यवहार की भी, खेल में खिलाड़ी के व्यवहार को भी समझा जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो होता है सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन। क्योंकि इसमें दर्शकों द्वारा जो होता है किसी विशेष काम के लिए ही उस टीम को प्रोत्सा मोटिवेट करते हैं कि वो टीम, हमारी टीम जीते। ठीक। तो अब प्रश्न संख्या 4 में है कि फैगोसाइड क्रिया किसमें होती है। फैगोसाइड का मतलब होता है कि मारना, उसको अवशोषित करना, उसको ख़त्म कर देना। तो ये क्रिया किस में होती है? ऑप्शन है एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये हमारे ब्लड, जो रक्त है, रक्त के सेल, कोशिका कोशिका का। तो यदि हम रक्त की बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनना होता है। एक होता है रक्त प्लाज्मा जिसकी मात्रा होती है ब्लड में 55%, और होता है दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं जिसको ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो इसकी संख्या होती है 45%। तो ये जो हमारे ब्लड सेल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटसेट्स। यानी कि आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम इंथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट कहते हैं, और तीसरा होता है बिम्बाणु या प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रम्बोसाइट कहते हैं। तो तीनों का अपना अपना काम होता है। जैसे कि हमारा अ, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इंथ्रोसाइट, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन सबसे अधिक अंडे में पाया जाता है। और इसके साथ जो हीम होता है, हीम यानी कि ये आयरन, आयरन जो होता है ब्लड में एक पिगमेंट यानी वर्णक का कार्य करता है। इसको पहले के वीडियो में पिगमेंट को पहले के वीडियो में मैं डिस्क्राइब डिटेल में बता चुका हूँ क्या होता है। तो जिसके कारण रक्त हमारा लाल होता है। ठीक। और इसका काम होता है, हीमोग्लोबिन होता है तो वो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा, जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के माध्यम से सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक। और इसकी मात्रा महिलाओं में सबसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। अब जो हमारा थ्रम्बोसाइट होता है, थ्रम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, ये जो होते, इनका जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट या अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका जो विशिष्ट कार्य होता है, इसका एक ही कार्य होता है, शरीर में रक्त का थक्का की प्रक्रिया को बनाने में सहायता करता है। यानी कि जैसे कि हमारा जो नलिकाएं होती टूट फूट जाती है या कट जाती हैं, तो जो थ्रम्बोसाइट होता है तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट यानी कि ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इसमें श्वेत जो रक्त कणिकाएं होती है, एक तरह से इसको हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में जानते हैं। इसकी संख्या 4000 से 11000 प्रति घन होती है। पर जब इसमें शरीर में कुछ संक्रमण होता है तो इनकी संख्या बढ़ के 25,000 घन हो जाती है, और इस अधिक बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम ल्यूकोसाइटिस कहते हैं। यदि इनकी कार्य या विशेषताओं की बात करें ल्यूकोसाइट की, तो जब शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है यानी कि जीवाणु, विषाणु या जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर में बढ़ जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य होता है उन विजातीय पदार्थ यानी कि जो हार्मफुल हैं, जो शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, जो जीवाणु हैं, विषाणु है, उसको निगल लेता है या उसको नष्ट करता है, इससे शरीर की रक्षा करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम फैगोसाइट क्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट होता है।
तो प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं कि कंकाल की जो मांसपेशी है में गति निर्भर करती, यानी जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं उसमें जो भी मूवमेंट होता है, गति होती है, जैसे हाथ का मुड़ना, हमको पैदल चलना होता है या कुछ सामान उठाना होता है, तो ये स्केलेटल मसल की गति के कारण होता है। तो वो किस पे निर्भर करती है? सेंसरी आवेग, मोटर आवेग, उपयुक्त दोनों, या पेशीय तंतु, किस पे? तो अगर हम ऑप्शन ए सेंसरी आवेग की अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, आवेग की बात करें, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सेंसरी आवेग, मोटर आवेग। सेंसरी आवेग का आवेग का कार्य है कि जैसे हम हमारे मसल्स को जो भी संवेदनाएं महसूस होती हैं, हमारे जो संवेदी अंग है उसको जो भी संवेदना महसूस होती है, तो वो सीधे CNS केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचित करता है, और वो जो आवेग उसको ले जाता है सूचनाओं को, उसको हम सेंसरी आवेग कहते हैं। और जो पथ होता है उनको हम सेंसरी पथ कहते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि उसको जज कर CNS हमारा जज करता है कि इसके बदले हमें क्या करना है, तो तुरंत वो इम्पल्स जो होता है मसल्स को देता है, उस संबंधित अंग को सूचित करता है। तो वो जो सूचित करता है, तो जो इम्पल्स होता है हमारे नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों को सूचना आती है, उसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और इसी मोटर न्यूरॉन्स के जो भी सूचनाएं होती जिस प्रकार की, तुरंत वो मसल उस तरह का काम करना शुरू कर देती है। और हम पेशीय तंतु की बात करें तो हमारा जो स्केलेटल मसल्स होता है, ये तंतु यानी फाइबर्स का गुच्छा होता है, गुच्छों से मिलकर बना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं पेशीय तंतु, रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर होते हैं। इसका जब हम कंकाल पेशी पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोटर आवेग होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर मोटर आवेग होता है। जब हमारे CNS में जो सूचनाएं संवेदी अंगों द्वारा जाती है, तो उसके बदले हमें क्या करना है वो CNS तय करके तुरंत संबंधित मसल्स को सूचित करती है मोटर न्यूरॉन्स, मोटर आवेग, जिसको हम अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो तुरंत हमारा मसल उस चीज़ के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। यानी कि जब हमें मोटर न्यूरॉन्स प्राप्त होता है तो हमारा स्केलेटल मसल कार्य करना शुरू होता है, उसमें गति शुरू हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है मोटर आवेग। प्रश्न संख्या 6 है, अक्षीय कंकाल हड्डियों की संख्या कितनी है? देखिए, मूल रूप से हम कहें तो हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन 206 हड्डियों का अध्ययन जो होता है एक साथ नहीं न कर पाते, इसलिए हड्डियों को दो भाग में हमें बांट दिया गया अध्ययन को आसान बनाने के लिए। तो एक है अक्षीय कंकाल, जिसको हम एक्जियल स्केलेटल कहते हैं, और दूसरा होता है अनुबंधी यानी कि अपेंडिकुलर कंकाल। तो इसमें जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा सिर है, खोपड़ी है, चेहरा है, स्पाइन है और रिब्स है और स्टर्नम जो बोन है, ये बोन जो होती है इसको हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। इस अक्षीय कंकाल कहते हैं, और इसकी संख्या हमारे 80 होती है। और जो बाकी ग्रीन टाइप के जितने बोन दिख रहे हैं, जैसे हाथ के, कंधे के, कुल्हे के, पैर के, इसको हम अपेंडिकुलर अनुबंधी स्केलेटल कहते हैं, और इसकी संख्या 126 होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए 80। हमारा एक्जियल कंकाल होता है। अगर सभी कुल बोन की बात करें तो 206 होता है, और हम अपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधीय स्केलेटल की बात करें तो वो 126 बोन होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 80 है। प्रश्न संख्या 7 है, पिंडली का उठना किस लीवर का उदाहरण है? देखिए, लीवर, अगर हम बायोमैकेनिक्स की भाषा में बात करें तो लीवर एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है, जो एक सीधा छड़नुमा होता है, जिसके दो भुजाएं होती हैं, बल भुजा और भार भुजा, और तीन भाग होते हैं। एक एक्सिस होता है जिसको अक्ष कहते हैं, एक बल बल हो एक एक बिंदु बल होता है, और एक बिंदु का भार होता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों का अपना एक सीरीज होता है। अगर ये सीरीज आप भूल जाते हो और तीनों
टाइप प्रकार है, लेकिन आप इसको एक सीरीज में क्रमबद्ध, जैसे पहला हमारा जो लीवर का प्रकार है उसमें जो एक्सिस जो होता है बीच में होता है, और एक साइड भार रखा जाता है, एक साइड से बल लगाया जाता है। जैसे कि हम तराजू की बात करें या कैंची की बात करें, ठीक। और अपने शरीर में अगर बात करें तो हम गर्दन पे जो वो मूवमेंट होता है, तो इसमें हमारा एक्सिस गर्दन काम करता है, और भार जो होता है वो सिर होता है, और जहाँ से बल लगाया जाता है वो हमारा नीचे का धड़ होता है, ठीक। तो इसको हम प्रथम उत्तोलक कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। और अगर हम ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, तो इसमें जो होता है बल वो बीच में हो जाता है, और भार और एक्सिस अलग, दोनों किनारे किनारे हो जाते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे तृतीय श्रेणी की उत्तोलक की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल जैसे होता है हमारा चिमटा। जैसे उसका किनारे वाला भाग जो होता है वो एक्सिस का काम करता है, आगे जिस चीज़ को उठाते हैं वो भार हो जाता है, और बीच से दबाते हैं तो ये बल हो जाता है। और अब शरीर में बात करें तो जब हम कोई चीज़ हाथ से उठाते हैं ऊपर की ओर, तो हथेली पे वजन रखते हैं, और जो हमारा कोहनी होता है वो एक्सिस का काम करता है, और उस पर जो बल लगता है वो हमारे बीच का जो मसल्स होता है उस पे बल लगता है। जो रेडियस अल्ना मसल्स होता है उस पे उसका उससे उस मांसपेशियों से बल लगता है। तो तृतीय श्रेणी की वो उत्तोलक हो जाती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक्सिस एक्सिस और बल के बीच में भार आ जाता है, यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस और बल के बीच में भार आ जाता है, तो इसको हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो हमारा पैर का जो अगला भाग हिस्सा है यानी कि अंगूठे वाला भाग, वो एक्सिस का जब हम, तो प्रश्न पूछ रहा है कि पिंडली का उठना यानी पिंडली गैस्ट्रोनोमियस मसल्स का उठना किस लीवर का उदाहरण है। तो जो ऊपर जब उठेगा, जब हम एड़ी को ऊपर की ओर उठाएंगे, तो उसमें एक्सिस का काम होता है। जो हमारे पैर के अंगूठे वाला भाग होता है वो एक्सिस का काम करता है। फिर हमारी जो गैस्ट्रोनोमियस मसल्स होती हैं वो वहाँ से बल लगता है, और वहाँ से बल लगता है, और जो हमारी एंकल होता है एंकल पे पूरे शरीर का भार आ जाता है। तो हमने देखा कि एक्सिस और बल के बीच में भार आ गया। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे जो उत्तोलक बनता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। प्रश्न संख्या 8 है, शरीर की अनैच्छिक क्रिया कहाँ से नियंत्रित होती है, यानी कि अनैच्छिक। जैसे कि मांसपेशी तीन प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय यानी कार्डियक। तो ऐच्छिक पेशी जो होती है तो वो हमारी नियंत्रण इच्छा के अनुसार होती है, इसलिए उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और दूसरी पेशी होती है अनैच्छिक पेशी, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के, जैसे हमारे लीवर के, किडनी के, आहार नाल के, मुंह के और ग्रंथियों के जो भी मांसपेशियाँ होती है वो अनैच्छिक होती है, वो हमेशा कार्य करती रहती है। और तीसरी होती है हृदय मांसपेशी, जो रचना से तो ऐच्छिक मांसपेशी होती है लेकिन क्रिया से अनैच्छिक मांसपेशी होती है, इसलिए इसको हृदय मांसपेशी कहते हैं, हृदय में ही पाई जाती है। तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो कहाँ से नियंत्रित होती हैं? हेड ब्रेन से, फोर ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से, या मिड ब्रेन से। तो हम अगर बात करें शरीर में क्रियाएं, चाहे वो अनैच्छिक हो या ऐच्छिक हो, तो उसमें जो भी क्रियाएं होती वो हमारे तंत्रिका तंत्रों द्वारा नियंत्रित की जाती है। और ये तंत्रिका तंत्र हमारे तीन प्रकार के होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सीएनएस कहते हैं, एक होता है परिसरीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको हम मुख्य तंत्रिका तंत्र कहते हैं, क्योंकि अधिकतम जो कार्य होता है यहीं से संचालित होता है। इसके इसके जो होते हैं इसके जो होते हैं तीन भाग होते हैं, हिड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। तो इसका जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में ही प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथियां का समावेश होता है। और हम अगर
मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये हिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का भाग है। और हिड ब्रेन जो होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जिसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम का समावेश होता है। ठीक। तो और हम इसके बाद हम यदि स्पाइनल कार्ड की बात करें, इसको हम हिंदी में सुषुम्ना भी कहते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो जो तंत्रिका होती है आवेग यानी इम्पल्स को मस्तिष्क से दूर संचारित करती है, दूर कहाँ, मसल्स को, तो उसको हम प्रेरक न्यूरॉन्स यानी कि प्रेरित करने वाला, अपवाही या अवरोही भी कहते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स के उद्दीपित होने से यानी जब प्रेरक न्यूरॉन्स उद्दीपित होता है तो उससे जो कंकालीय पेशी यानी कि रेखीय और या ऐच्छिक पेशी और जो हमारी अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी में जो संकुचन होता है उसको ये नियंत्रित करता है। फिर जो हमारे प्रेरक यानी कि मोटर इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, वो स्पाइनल कार्ड के जो तंत्रिका तंतुओं की जो फाइबर्स होते हैं से होकर शरीर की ऐच्छिक पेशी में संचालित होते हैं, जिससे संकुचन होता है और संधियों में गति होती है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। और जो हमारा अनैच्छिक पेशी को नियंत्रण करने की बात है तो जो अनुमस्तिष्क यानी कि स्पाइनल कार्ड, जो अनुमस्तिष्क हिड ब्रेन का भाग होता है, तो इसमें स्थित जो भी कोशिकाएं इसमें स्थित होती है वो शरीर की मुद्रा यानी कि जो स्थिति है उसकी संतुलन को बनाए रखती है। और इसकी जो मसल्स एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि स्पाइनल कार्ड जो होता है, हम की जो सेल्स होती है उसकी जो तंत्रिका न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे शरीर को की संतुलन की स्थिति को बनाए रखती है, हमें गिरने नहीं देती है, असंतुलित अवस्था में जाने नहीं देती है। तो तब ये जाने नहीं देती क्योंकि ये जो हमारी मसल्स काम करते हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करती हैं। तो इसलिए हमारा जो शरीर होता है एक संतुलित अवस्था में रहता है। और इसी पेशी की गति को समन्वय बनाए रख यानी कि इन पेशियों की जो गति होती है उनको उनके बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखती है। तो इसको हम तो जब तालमेल का बनना ही हमारा पेशीय टोन कहलाता है। और इसी से ही हमारा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है शरीर में वो संतुलित होती है, नियंत्रित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पाइनल कार्ड। इस प्रश्न में अगर ऐच्छिक क्रियाओं के भी नियंत्रण की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर जो होता है स्पाइनल कार्ड ही होता है, क्योंकि यहाँ भी वही बात आती है कि जब कोई भी स्केलेटल मसल काम करती हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए, संतुलित करने, हमारे शरीर को संतुलन में रखने के लिए तो इन मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन आए, इसके लिए स्पाइनल कार्ड द्वारा ऐच्छिक क्रिया को भी नियंत्रित करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं और ये बहुत तार्किक प्रश्न होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट यानी कि अभिकथन यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक, और दूसरा उसका होता है तर्क यानी कि उसको कैसे पूर्ण करता है। उस जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट हम देते हैं, सिद्धांत लिखते हैं, उसको कैसे हम स्पष्ट करें उसके बारे में तर्क में लिखा जाता है। तो अभिकथन जो हमारा है 60 फुट की जो पेरी ओब्रायन तकनीक में आरंभिक खड़े होने की मुद्रा से पीछे खिसकना तकनीक का प्रमुख अवस्था है। अगर हम 60 फुट में पेरी ओब्रायन तकनीक की बात करें तो एक टेक्निक है जो 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में पेरी ओब्रायन जो अमेरिका का एक एथलीट था, 60 फुट थ्रोअर था, उन्हें पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया और तभी से इस तकनीक का नाम पेरी ओब्रायन रखा गया। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी जो होता है अपना जो ग्राउंड होता है, घेरा होता है, तो जिधर थ्रो करे उसके विपरीत साइड मुंह करके खड़ा हो जाता है और गोले को अपना सेट करके आगे की ओर झुक के अपने शरीर को टी बैंड टाइप का बनाता है और उसके बाद वो तेजी से पीछे खींच के अपने को ग्लाइड करता है, उसके बाद 60 फुट को थ्रो करता है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि 60 फुट की पेरी ओब्रायन तकनीक में आरंभिक खड़े होने की मुद्रा से पीछे खिसकना तकनीक की अवस्था
प्रमुख होता है। को पीछे खिसकना तो इस तकनीक में है, लेकिन खड़ा होने की मुद्रा में न होकर आगे की ओर झुक कर हम उस मुद्रा को बनाते हैं और आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि टी लेवल में हमारा शरीर बन जाता है। तो उसके बाद हम पीछे खिसकते हैं, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब जब हम तर्क की बात करें तो पीछे खिसकना यानी जब हम पीछे खिसकना यानी ग्लाइड करना, सरकना शरीर के संवेग को बढ़ाता है। और ये सही है कि जब हम शरीर को ग्लाइड करते हैं यानी कि उसमें मूवमेंट आते हैं तो हमारी संवेग जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर जब एक्सेलरेट कर जाता है तो हमारे शरीर की गति बढ़ जाती है, तो इससे संवेग भी बढ़ता है। तो इसलिए ये तर्क जो होता है हमारा सही है। संवेग क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है P बराबर mv, यानी कि तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो होता है अभिकथन ए गलत है और तर्क आर सही है। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए कहता है कि अभिकथन ए सही है और तर्क आर गलत है, ये गलत है। और ऑप्शन बी कहता है अभिकथन ए गलत है और तर्क आर सही है, सही, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक सूची 1 में जो है हमारे शरीर की जो भी जोड़ है, ज्वाइंट्स है, उसका नाम दिया गया है। और सूची 2 में उस ज्वाइंट पर स्थित जो भी लिगामेंट्स हैं उनके नाम दिया गया है। तो इसी को मिलान कर रहे हैं कि किस ज्वाइंट्स पे कौन सा लिगामेंट स्थित है। इस प्रश्न में जो है ना, जो हमारी सूची ए यानी कि जो हमारी संधियों का नाम और सूची 2 में जो लिगामेंट्स के नाम है, इसका हमको मिलान करना है। तो इसमें सीधे सीधे हम इसको मिलान करें, क्योंकि इस प्रश्न में कोई कंसेप्ट वाला सवाल न होके बल्कि सीधे याद करने वाला चीज़ें हैं। तो इसमें जो होता है रेडियो अल्नर जो हमारी संधि होती है, जो हमारी रेडियस और अल्ना जो जो बोन होते हैं, तो कोहनी के पास दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उस ज्वाइंट्स को हम रेडियो अल्नर संधि कहते हैं। इसको अल्पचल यानी कि अर्धचल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स होती हैं वो लिगामेंट्स जो दोनों बोन को जोड़ी रहती हैं, तो उसको एनुलर 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 लिगामेंट यानी सी, ए का सी, एनुलर लिगामेंट कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें विकल्प में तो एक का सी ऑप्शन ए में मिल रहा है। अब हम नितंब संधि यानी कि कुल्हे की संधि की बात करेंगे। कुल्हे की जो संधि होती है तो वहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं उसको हम लिगामेंट टेरेस के नाम से जानते हैं। जो नितंब को जोड़े रखती है उसको हम लिगामेंट्स टेरेस के नाम से जानते हैं। तो नंबर 2 का जो मिलान है वो ऑप्शन डी सूची 2 के डी से है, अर्थात ऑप्शन विकल्प ए में दूसरा है। और घुटने की संधि यानी कि जो हमारा घुटने की संधि जिसको हिंग्स ज्वाइंट्स कब्जेदार संधि कहते हैं, इस पे जो लिगामेंट होता है वो क्रूसिएट लिगामेंट होता है। क्रूसिएट यानी कि क्रूसिएट लिगामेंट होता है। तो ऑप्शन विकल्प एक ए में भी ये मिल रहा है। और कंधे की संधि की बात करें यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की संधि की बात करें तो इसमें जो होता है ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट यानी कि ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है वो हमारे कंधे के जोड़ों पे पाया जाता है। तो इसका है आप विकल्प ए में इसका मिला। तो अगर सबका हम मिलान करें तो विकल्प ए जो बन रहा है वो इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। तो प्रश्न 10 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी डी ए और बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो दे रखा हूँ उस पे आप लोग जाके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पे भी आप लोग जुड़े, जहाँ पे प्रश्नों को सीधा अपलोड प्रश्न पत्र जो भी बनाया जाता है उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो
तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहता है, शेयर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, काम करने के लिए शक्ति मिलती है, जिससे हम आपके लिए कुछ कर सकें। तो और जो भी कन्फ्यूजन रहा हो, कोई समस्या अगर हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।